सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले सियासी मामलात की बात करेंगे। -1 का लफ्ज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़बान पर क्यों आया? सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर कहते हैं कि वज़ीर आज़म समझ गए हैं कि उनके लिए एतमाद का वोट लेना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी इमरान खान के माइनस होने की सूरत में 3-4 ऑप्शंस पर बात हो रही है। पूरा जोर लगाया कि वो दुनिया को दिखाया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास सिंपल मेजॉरिटी है, लेकिन वज़ीर आज़म को सिंपल मेजॉरिटी मिलती है 172 वोटों पे। तो 172 वोट पूरे नहीं हुए, तो ये इमरान खान साहब के लिए ना एक बहुत बड़ी इंडिकेशन थी कि वो 172 वोट पूरे नहीं कर सके। ये टारगेट दिया गया था। मुझे बजट में तो 160 वोट मिल गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये वोट मजीद कम होने वाले हैं और क्लियर इंडिकेशन है उनके लिए कि उनकी कौमी असम्बली में जो सिंपल मेजॉरिटी है वो खत्म हो चुकी है और अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि वज़ीर आज़म अब एतमाद का वोट लें, जो कि उनके लिए काफी मुश्किल है। तो इसलिए अब वज़ीर आज़म जो है वो कह रहे हैं -1 हो जाएगा। कोशिश की जा रही है, जो हमारे जो मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर अब इस पर एक डिस्कशन हो रही है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो मंदिर से हटते हैं तो उनकी जगह क्या तहरीक इंसाफ का कोई नया बंदा आ सकता है। और इस सिलसिले में 3-4 नाम अंडर डिस्कशन है। इसीलिए आपको याद होगा कि जो काबीना का पिछला इजलास था उसमें एक वजीर जो है फैसल वाटा साहब, उन्होंने ये कहा था कि कुछ लोग जो हैं इस काबीना में कुछ लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से PIA पर पाबंदी हुकूमत के गलत फैसलों का नतीजा है। शेरी रहमान कहती हैं कि पायलट्स की डिग्रियां और लाइसेंस हसास मामला है, सिविल एविएशन अथॉरिटी को खामोशी से तहकीकात करना चाहिए थी। सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है और तशवीशनाक है, क्योंकि भाई ये जो हुकूमतें होती हैं उनको बहुत कुछ पता होता है, उनको एतमाद मिल लिया जाता है। जहाँ तक डिग्रीज और लाइसेंसेस हैं PIA के, ये बहुत हसास मामला है। किसी की फेक डिग्री है, लाइसेंस है, रादर किसी का नहीं है। अब सिविल एविएशन इसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनसे पूछ के अंदर खाने बुलाते और जो कार्रवाई करनी है वो करते, बजाय इसके इन्होंने खड़े होके, क्योंकि ये सब सियासत कर रहे हैं, मुल्क की ताक पर नेशनल एयरलाइन को तबाह करना इनके लिए कुछ नहीं है। अब वो उसको कैनिबलाइज करेंगे, उसको मफलूज करके अपने किसी दोस्त से बाप को बेचेंगे। मैं तो बड़ी एम्बैरेस्ड हूँ और हम सारे सर झुका के बैठे हैं कि ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ। ये कोई कॉमेडी शो है ये जो कर रहे हैं। कॉमेडी क्यों कहूँ, अफसोस हो रहा है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी इन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़ी पोस्टों पर तकर्री और तबादले कर दिए गए हैं। जनूबी पंजाब को इंतजामी सहूलत मिल गई। जाहिद अख्तर जमान की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इनाम गनी की एडिशनल IG जनूबी पंजाब के ओहदों पर तकर्रियाँ कर दी गई हैं। इसके अलावा यूसुफ नसीम खोखर को सेक्रेटरी दाखिला और मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी को सेक्रेटरी तिजारत तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी पावर इरफान अली को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, जबकि उनकी जगह उमर रसूल को सेक्रेटरी पावर डिवीजन लगा दिया गया है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़ी पोस्टों पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं, जबकि जनूबी पंजाब को भी इंतजामी सहूलत मिल गई है। जाहिद अख्तर जमान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इनाम गनी की एडिशनल IG जनूबी पंजाब के ओहदों पर तकर्रियाँ कर दी गई हैं। इसके अलावा यूसुफ नसीम खोखर को सेक्रेटरी दाखिला और मोहम्मद सालेह अहमद फारूकी को सेक्रेटरी तिजारत तैनात कर दिया गया है। लाहौर के पौश इलाकों और अंदरूनी शहर लॉकडाउन मजीद 3 रोज तक बरकरार रहेगा, जबकि 17 जून वाला खत्म कर दिया जाएगा। जिन इलाकों में लॉकडाउन रहेगा उनमें मॉडल टाउन, गुलबर्ग, DHA, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी और अंदरून शहर शामिल हैं। तो आपको बता रहे हैं लाहौर के पौश इलाकों और अंदरून शहर लॉकडाउन मजीद 3 रोज तक बरकरार रहेगा। वफाक और सिंध सरकार में विद होल्डिंग टैक्स के मामले पर ठन गई। वफाक ने 8 अरब की गैर कानूनी कटौती क्यों की, सिंध ने कल से विद होल्डिंग टैक्स वसूल न करने का ऐलान कर दिया। इसी बारे में आज़ाद नोडियो की रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी और सिंध हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स में कटौती के मामले पर आमने सामने। सिंध हुकूमत ने वफाकी विद होल्डिंग टैक्स जमा ना कराने का बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। महकमा एक्साइज सिंध ने कमिश्नर इन लैंडर रेवेन्यू को खत अरसाल कर दिया। 1 जुलाई से सिंध हुकूमत ने वफाक के लिए विद होल्डिंग टैक्स जमा ना करने का ऐलान कर दिया।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं 2016 और 18 में गाड़ियों की गलत रजिस्ट्रेशन जाहिर करके FBR ने सिंध के खजाने में 8 अरब की कटौती की। विदहोल्डिंग टैक्स वसूल करने का इख्तियार सूबे नई वफाक के पास है। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और इमरान खान ने कटौती की, रकम वापस करने का यकीन दिलाया, लेकिन FBR अफसर मामले पर टाल मटोल कर रहे हैं। मुल्क में नए माली साल का आगाज 1 जुलाई से होगा। कैमरामैन मोहम्मद आकिब के साथ आजाद रेडियो 24 न्यूज कराची। FBR एक बार फिर टैक्स हदफ हासिल ना कर सका। असल हदफ के मुकाबले में टैक्स शॉर्टफॉल 1500 अरब रुपए रहा। इसी हवाले से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। FBR टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल के बजट में FBR का टैक्स हदफ 5550 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। पहली छमाही के बाद FBR का टैक्स टारगेट कम करके 4800 अरब रुपए किया गया। कोरोना लॉकडाउन के बाद हदफ मजीद कम करके 3908 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया था। असल हदफ के मुकाबले में टैक्स शॉर्टफॉल 1500 अरब रुपए से ज्यादा रहा। FBR की टैक्स वसूलियाँ माली साल की दूसरी छमाही के बाद कम होने लगी। जब चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी तवील रुखसत पर चले गए, FBR की सरबराही ग्रेड 22 की अफसर नौशीन जावेद अमजद के सुपुर्द कर दी गई। माली साल की तीसरी छमाही के इख्तिताम पर मुल्क में कोरोना वबा फूट पड़ी। लॉकडाउन के बायस FBR को वसूलियों में 800 अरब रुपए की कमी का सामना करना पड़ा। तर्जमान FBR डॉक्टर हामिद अतीक सरवर का कहना है कि टैक्स वसूलियाँ नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 50 अरब रुपए ज्यादा रही। FBR ने 3907 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 3957 अरब रुपए टैक्स जमा किया। वकास अजीम 24 न्यूज इस्लामाबाद। और माली साल के आखिरी माह में बजट अखराजात पूरे करने के लिए हुकूमत ने दोनों हाथों से कर्ज ले लिया। एक हफ्ते में बैंकिंग सेक्टर से 184 अरब रुपए से ज़्यादा रकम कर्ज ली गई। कमर्शियल बैंकों के कर्ज से अखराजात पूरे न हुए तो अपने ही दावों के बरक्स हुकूमत को स्टेट बैंक से भी कर्ज लेना पड़ गया। आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत ने स्टेट बैंक से 111 अरब 98 करोड़ 60 लाख रुपए कर्ज लिया है। माली साल के आखिरी माह में बजट अखराजात को पूरा करने के लिए हुकूमत ने मज़ीद कर्जे ले लिए हैं। असासा-जात डिक्लेरेशन स्कीम की मुद्दत खत्म हो गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक टैक्स एमनेस्टी स्कीम से FBR को 64 अरब रुपए मिल सके। अब स्कीम से फायदा ना उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, असासा-जात डिक्लेरेशन स्कीम की मुद्दत खत्म हो गई है। तर्जुमान FBR के मुताबिक टैक्स एमनेस्टी स्कीम से FBR को 64 अरब रुपए मिल सके हैं। अब स्कीम से फायदा ना उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आपको बताएं कि FBR को गुज़िश्ता बरस 53 अरब रुपए मौसूल हुए थे। रवां साल FBR को 11 अरब रुपए मौसूल हुए। अंदरूने और बैरून मुल्क असासे ज़ाहिर करने की स्कीम गुज़िश्ता बरस शुरू की गई थी। स्कीम से फ़ायदा ना उठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाएगा उससे पूरा जुर्माना वसूल किया जाएगा। कराची दहशतगर्दी हमले में शहीद सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद के घर में कोहराम बरपा है क्योंकि वो घर के वाहिद कफील थे। शहीद का एक बेटा माजूर जबकि दूसरा दिल का मरीज है। इसी हवाले से मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने वाले 4 जाबाजों ने अपनी जान निसार कर दी, जिनमें एक सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद भी था। शहीद इफ्तिखार वाहिद अपने घर के वाहिद कफील थे। उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा माजूरी का शिकार है जबकि दूसरा बेटा दिल के आर्जे में मुब्तला है। मेरे वालिद साहब स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे। वही हमारे एक ही जरिया थे कमाने के। इनको 10 साल हो गए तकरीबन नौकरी करते हुए। वही इनकी जो सैलरी होती थी उसमें हमारे अखराजात, घर के अखराजात वगैरह चलते थे। हमारी जितने भी जो हाल वगैरह जो भी थे, हमारी खुद की जो मजदूर में खुद एक टांग से मजदूरी वगैरह नहीं कर सकता। जिन्होंने भी मेरे अब्बू को शहीद किया है, बस उनसे दरख्वास्त है कि आज के बाद किसी के मतलब कि वो ना करे। शहीद इफ्तिखार वाहिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कैमरामैन अथर अब्बास के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज कराची। पाक फौज में नई तारीख रकम कर दी गई। पहली बार एक खातून निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर सर्जन जनरल पाक फौज तैनात कर दिया गया। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की मेडिकल कोर से वाबस्ता मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। ISPR के तर्जुमान के मुताबिक निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून अफसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी भी तैनात कर दिया गया है। इस तरह वो पाक फौज की तारीख में पहली 3 स्टार ऑफिसर होने के साथ साथ सर्जन जनरल के ओहदे पर काम करने वाली पहली खातून अफसर भी बन गई है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला
रابطہ سوابی کے علاقے پنج پیر سے ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر اس وقت کمانڈنٹ ملٹری ہسپتال راولپنڈی کے عہدے پر کام کر رہی ہیں۔ -1 کا لفظ وزیر اعظم عمران خان کی زبان پر کیوں آیا؟ سینئر تجزیہ کار حامد میر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم سمجھ گئے ہیں کہ ان کے لیے اعتماد کا ووٹ لینا مشکل ہے۔ تحریک انصاف کے اندر بھی عمران خان کے مائنس ہونے کی صورت میں 3-4 آپشنز پر بات ہو رہی ہے۔ پورا زور لگایا کہ وہ دنیا کو دکھائے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس سمپل میجورٹی ہے، لیکن وزیر اعظم کو سمپل میجورٹی ملتی ہے 172 ووٹوں پہ، تو 172 ووٹ پورے نہیں ہوئے، تو یہ عمران خان صاحب کے لیے نا ایک بہت بڑی انڈیکیشن تھی کہ وہ 172 ووٹ پورے نہیں کر سکے۔ یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا، مجھے بجٹ میں تو 160 ووٹ مل گئے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ ووٹ مزید کم ہونے والے ہیں، اور کلیئر انڈیکیشن ہے ان کے لیے کہ ان کی قومی اسمبلی میں جو سمپل میجورٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم اب اعتماد کا ووٹ لیں، جو کہ ان کے لیے کافی مشکل ہے۔ تو اس لیے اب وزیر اعظم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں -1 ہو جائے گا۔ کوشش کی جا رہی ہے، جو ہمارے جو مختلف جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر اب اس پر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ منظر سے ہٹتے ہیں تو ان کی جگہ کیا تحریک انصاف کا کوئی نیا بندہ آ سکتا ہے، اور اس سلسلے میں 3-4 نام انڈر ڈسکشن ہیں۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو کابینہ کا پچھلا اجلاس تھا اس میں ایک وزیر جو ہیں فیصل واٹا صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کابینہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی سینئر نائب صدر سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کی جانب سے PIA پر پابندی حکومت کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ شیری رحمان کہتی ہیں کہ پائلٹس کی ڈگریاں اور لائسنس حساس معاملہ ہے، سول ایویشن اتھارٹی کو خاموشی سے تحقیقات کرنا چاہیے تھی۔ صورتحال بہت افسوسناک ہے اور تشویشناک ہے، کیونکہ بھائی یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو بہت کچھ پتا ہوتا ہے، ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے۔ جہاں تک ڈگریز اور لائسنسز ہیں PI کی، یہ بہت حساس معاملہ ہے، کسی کی فیک ڈگری ہے، لائسنس ہے رادر کسی کا نہیں ہے۔ اب سول ایویشن اس میں ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ان سے پوچھ کے اندر خانے بلاتے اور جو کارروائی کرنی ہے وہ کرتے، بجائے اس کے انہوں نے کھڑے ہو کے، کیونکہ یہ سب سیاست کر رہے ہیں، ملک کی ساکھ پر نیشنل ایئر لائن کو تباہ کرنا ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب وہ اس کو کینیبلائز کریں گے، اس کو مفلوج کر کے اپنے کسی دوست سے بات کو بیچیں گے۔ میں تو بڑی امبیرسڈ ہوں، اور ہم سارے سر جھکا کے بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ۔ یہ کوئی کامیڈی شو ہے یہ جو کر رہے ہیں؟ کامیڈی کیوں کہوں، افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑی انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہوا ہے۔ وفاقی بیوروکریسی میں بڑی پوسٹوں پر تقرری اور تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب کو انتظامی سہولت مل گئی۔ زاہد اختر زمان کی ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور انعام غنی کی ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کے عہدوں پر تقرریاں کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یوسف نسیم کھوکھر کو سیکرٹری داخلہ اور محمد صالح احمد فاروقی کو سیکرٹری تجارت تعینات کر دیا گیا۔ سیکرٹری پاور عرفان علی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ ان کی جگہ عمر رسول کو سیکرٹری پاور ڈویژن لگا دیا گیا ہے۔ وفاقی بیوروکریسی میں بڑی پوسٹوں پر تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں، جبکہ جنوبی پنجاب کو بھی انتظامی سہولت مل گئی ہے۔ زاہد اختر زمان کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور انعام غنی کی ایڈیشنل IG جنوبی پنجاب کے عہدوں پر تقرریاں کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یوسف نسیم کھوکھر کو سیکرٹری داخلہ اور محمد صالح احمد فاروقی کو سیکرٹری تجارت تعینات کر دیا گیا ہے۔ لاہور کے پوش علاقوں اور اندرون شہر لاک ڈاؤن مزید 3 روز تک برقرار رہے گا، جبکہ 17 جون والا ختم کر دیا جائے گا۔ جن علاقوں میں لاک ڈاؤن رہے گا ان میں ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، DHA، گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گلچن راوی اور اندرون شہر شامل ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں لاہور کے پوش علاقوں اور اندرون شہر لاک ڈاؤن مزید 3 روز تک برقرار رہے گا۔ وفاق اور سندھ سرکار میں ود ہولڈنگ ٹیکس کے معاملے پر ٹھن گئی۔ وفاق نے 8 ارب کی غیر قانونی کٹوتی کیوں کی؟ سندھ نے کل سے ود ہولڈنگ ٹیکس وصول نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسی بارے میں آزاد نوڑیوں کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وفاقی اور سندھ حکومت ود ہولڈنگ ٹیکس میں کٹوتی کے معاملے پر آمنے سامنے۔ سندھ حکومت نے وفاقی ود ہولڈنگ ٹیکس جمع نہ کرانے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ محکمہ ایکسائز سندھ نے کمشنر ان لینڈر ریونیو کو خط ارسال کر دیا۔ 1 جولائی سے سندھ حکومت نے وفاق کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس جمع نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں 2016 اور 18 میں گاڑیوں کی غلط رجسٹریشن ظاہر کر کے FBR نے سندھ کے خزانے میں 8 ارب کی کٹوتی کی۔
विद होल्डिंग टैक्स वसूल करने का इख्तियार सूबे नई वफाक के पास है। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और इमरान खान ने कटौती की, रकम वापस करने का यकीन दिलाया, लेकिन FBR अफसर मामले पर टाल मटोल कर रहे हैं। मुल्क में नए माली साल का आगाज 1 जुलाई से होगा। कैमरामैन मोहम्मद आकिब के साथ आजाद रेडियो 24 न्यूज कराची। FBR एक बार फिर टैक्स हदफ हासिल ना कर सका। असल हदफ के मुकाबले में टैक्स शॉर्टफॉल 1500 अरब रुपए रहा। इसी हवाले से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। FBR टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल के बजट में FBR का टैक्स हदफ 5550 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। पहली छमाही के बाद FBR का टैक्स टारगेट कम करके 4800 अरब रुपए किया गया। कोरोना लॉकडाउन के बाद हदफ मजीद कम करके 3908 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया था। असल हदफ के मुकाबले में टैक्स शॉर्टफॉल 1500 अरब रुपए से ज्यादा रहा। FBR की टैक्स वसूलियाँ माली साल की दूसरी छमाही के बाद कम होने लगी। जब चेयरमैन FBR शब्बर ज़दी तवील रुखसत पर चले गए, FBR की सरबराही ग्रेड 22 की अफसर नौशीन जावेद अमजद के सुपुर्द कर दी गई। माली साल की तीसरी छमाही के इख्तिताम पर मुल्क में कोरोना वबा फूट पड़ी। लॉकडाउन के बायस FBR को वसूलियों में 800 अरब रुपए की कमी का सामना करना पड़ा। तर्जमान FBR डॉक्टर हामिद अतीक सरवर का कहना है कि टैक्स वसूलियाँ नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 50 अरब रुपए ज्यादा रही। FBR ने 3907 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 3957 अरब रुपए टैक्स जमा किया। वकास अजीम 24 न्यूज इस्लामाबाद। और माली साल के आखिरी माह में बजट अखराजात पूरे करने के लिए हुकूमत ने दोनों हाथों से कर्ज ले लिया। एक हफ्ते में बैंकिंग सेक्टर से 184 अरब रुपए से ज्यादा रकम कर्ज ली गई। कमर्शियल बैंकों के कर्ज से अखराजात पूरे न हुए तो अपने ही दावों के बरक्स हुकूमत को स्टेट बैंक से भी कर्ज लेना पड़ गया। आदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत ने स्टेट बैंक से 111 अरब 98 करोड़ 60 लाख रुपए कर्ज लिया है। माली साल के आखिरी माह में बजट अखराजात को पूरा करने के लिए हुकूमत ने मजीद कर्जे ले लिए हैं। असासा-जात डिक्लेरेशन स्कीम की मुद्दत खत्म हो गई। तर्जुमान FBR के मुताबिक टैक्स एमनेस्टी स्कीम से FBR को 64 अरब रुपए मिल सके। अब स्कीम से फायदा न उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, असासा-जात डिक्लेरेशन स्कीम की मुद्दत खत्म हो गई है। तर्जुमान FBR के मुताबिक टैक्स एमनेस्टी स्कीम से FBR को 64 अरब रुपए मिल सके हैं। अब स्कीम से फायदा न उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आपको बताएं कि FBR को गुज़िश्ता बरस 53 अरब रुपए मौसूल हुए थे। रवां साल FBR को 11 अरब रुपए मौसूल हुए। अंदरूने और बैरून मुल्क असासे ज़ाहिर करने की स्कीम गुज़िश्ता बरस शुरू की गई थी। स्कीम से फ़ायदा न उठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाएगा उससे पूरा जुर्माना वसूल किया जाएगा। कराची दहशतगर्दी हमले में शहीद सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद के घर में कोहराम बरपा है क्योंकि वो घर के वाहिद कफील थे। शहीद का एक बेटा माजूर जबकि दूसरा दिल का मरीज है। इसी हवाले से मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने वाले 4 जाबाजों ने अपनी जान निसार कर दी, जिनमें एक सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद भी था। शहीद इफ्तिखार वाहिद अपने घर के वाहिद कफील थे। उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा माजूरी का शिकार है जबकि दूसरा बेटा दिल के आर्जे में मुब्तला है। मेरे वालिद साहब स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे। वही हमारे एक ही जरिया थे कमाने के, से उनको 10 साल हो गए तकरीबन नौकरी करते हुए। वही इनकी जो सैलरी होती थी उसमें हमारे अखराजात, घर के अखराजात वगैरह चलते थे। हमारी जितने भी जो हाल वगैरह जो भी थे, हमारी खुद की जो मजदूर में खुद एक टांग से मजदूरी वगैरह नहीं कर सकता। जिन्होंने भी मेरे अब्बू को शहीद किया है, बस उनसे दरख्वास्त है कि आज के बाद किसी के मतलब क्यों वो ना करे। शहीद इफ्तिखार वाहिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कैमरामैन अथर अब्बास के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज कराची। पाक फौज में नई तारीख रकम कर दी गई। पहली बार एक खातून निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर सर्जन जनरल पाक फौज तैनात कर दिया गया। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की मेडिकल कोर से वाबस्ता मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। ISPR के तर्जुमान के मुताबिक निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून अफसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी भी तैनात कर दिया गया है। इस तरह वो पाक फौज की तारीख में पहली 3 स्टार ऑफिसर होने के साथ साथ सर्जन जनरल के ओहदे पर काम करने वाली पहली खातून अफसर भी बन गई है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी के इलाके पंचपीर से है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इस वक्त कमांडेंट मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी के ओहदे पर काम कर रही हैं।